ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 4। ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आज जो बाकी आए हैं स्टूडेंट्स, मैंने कल जो है ना ग्राफ, कल के टेस्ट के डिस्कशन के अंदर मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने ग्राफ का पोर्शन कुछ करवा दिया था। ठीक है, तो वो आपने सुनना हो तो वहां से जरूर एंड से आप देख सकते, सुन सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कुछ ग्राफ से मैंने करवाए थे। ठीक है बेटा। हमारे पास यहाँ पे कोई रिपीटर बैठा है क्या, या सारे फ्रेशर ही हैं? जी बेटा बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ओके, व्हेन कहते हैं वर्क डन क्या होता है, सबसे पहले वर्क डन पावर कहते हैं जब फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पे और वो डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहते हैं कि वर्क जो होता है वो हो गया। तो एफ डॉट डी, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली एफ डी कॉस थीटा, और जितनी भी स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। इसका आंसर क्या आता था? 1 आता था। और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनका आंसर क्या आता है? 0 आता है। यानी कि जो परपेंडिकुलर होंगे उनका जो आंसर होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए। ये हमारे पास जो फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मगर अगर वेरिएबल आए तो उसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे? तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं एक। अगर सपोज करते हैं कि आपके पास वेरिएबल फोर्स है, ये आप एफ कह रहे थे। मुझे मुझे आवाज सही आ रही है बेटा? मुझे साथ बताते जाइएगा। Yes, sir. ओके, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे, तो आप इसका अगर एरिया निकालते हैं, जो कि आपको पता है इसका एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो इसका एरिया होगा वो हमारे पास क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। ठीक है, बेसिकली इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? एफ डी बनेगा। ठीक है, तो अब इसका, इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से अगर मैं इसका पूरा एरिया यूं कैलकुलेट कर लूं तो इसके अंदर बहुत सारी रैंडम वैल्यूज गलत आ जाएंगी, वो भी ठीक नहीं है। तो इसका आसान हल क्या है कि हम इसके छोटे छोटे पैचेस करते हैं। क्या करते हैं? इसके हम छोटे छोटे पैचेस करते हैं, ताकि हर पैच के अंदर जो फोर्स है वो कैसी रह सके? कांस्टेंट रह सके। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप? बात है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ईच पैच में फोर्स कांस्टेंट रहेगी, तो इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, वो एज अ स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगी। तो मैं वहां पे इसका एरिया एज अ ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. ओके, हम यहाँ कहेंगे ईच पाथ
एफ जो है वो कांस्टेंट लेगी, जितना पैच छोटा होगा उतनी फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट होती चली जाएगी। और इस जगह पे फिर हम क्या करते हैं, इधर हम लोग एक टोटल अगर हमने बर्डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं, एफ डी कॉस थीटा आई, और आई जो होता है 1 से लेके n तक। तो ये हम एक छोटा सा उसका तरीकाकार है, हम उसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर आपका वेरिएबल फोर्स है तो उसको क्या हल करेंगे, तो आप कहेंगे डिवाइड पाथ n सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट में फिर पाथ क्या होगा, फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं फिर कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे जो एंगल है इसके दरमियान में, बिटवीन एफ एंड डी के दरमियान में, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अगर थीटा आपके पास अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा बेटा, बताएं। मैक्स होगा ना, और थीटा अगर आपके पास 180 है तब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मैक्सिमम होगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर से थीटा अगर 90 डिग्री है तब वर्क डन क्या होगा, 0 0 0 होगा, वेरी गुड। अब थीटा मैं कहता हूं ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है, तो जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं कहूँ थीटा जो है ग्रेटर देन 90 और लेस देन इक्वल है 180 से, तो आप कहेंगे वर्क डन क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आप कहते हैं जब मैक्सिमम वर्क होता है, वर्क डन एफ डी कॉस 0, तो इसका मतलब है ये वर्क डन आपका मैक्सिमम वर्क डन आया है, जो किसके बराबर आ रहा है, एफ डी के बराबर, है ना बेटा। तो मैं जो वर्क डन का फॉर्मूला है वहां पे एफ डी की जगह डब्ल्यू मैक्स लिख सकता हूँ इनटू कॉस ऑफ थीटा, तो मेरे पास ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इसके कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं आपसे, तो कह सकता है कि अगर थीटा 30 डिग्री हो तो वर्क डन मैक्सिमम का कितना होगा, थीटा 60 डिग्री होगा तो वर्क डन मैक्सिमम कितना होगा, थीटा 45 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम का कितना होगा। फॉर इंस्टेंस मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, कहता है कि आपने 30 डिग्री पे कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू मैक्स कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं एफ जो है वो आपके पास दिया हुआ है 6i + 2j + 3k, और आपने डॉट इसका प्रोडक्ट लेना है, और आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है इस 5 मीटर
along y एक्सिस। तो कहता है वर्क डन निकालें, तो वर्क डन बताएं क्या होना चाहिए इसका। 10 10 बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया कि हमने इसको 6i प्लस 2j प्लस 3k, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 वाई एक्सिस का होता था 5j, तो j वाली टर्म को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। कहता है अ क्रेट इज पुश्ड बाय 40 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with horizontal for 2 मीटर। इट्स वर्क डन बताएं क्या होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 20 बड़ी जल्दी निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है। नहीं 20 40 नहीं आएगा। फोर्टी आना चाहिए। ठीक है, ये सर 40 आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 1/2 2 से कट के 40 ही रह जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, कहता है a crate is pushed by 100 Newton force and displaces 2 meter. If work done is 100 joule, then at which angle is pushed। सेम सवाल है, मगर मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डिमांड कर लिया दफा, थीटा, है ना बेटा। तो फाइंड कर लेंगे, यहाँ मैं कर ही दूं फिर। वर्डन 100 आ जाएगा, ये 100 और ये 2, और फिर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। 100 से 100 कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 2 नीचे जाके कॉस ऑफ थीटा, कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। और याद रखिएगा कॉस इनवर्स जो हाफ होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इट क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें, अ क्रेट इज पुश्ड फ्रॉम रेस्ट बाय फोर्स 40 न्यूटन, mass of crate is 10 kg for 1 second। इट्स वर्क डन क्या होगा।
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अब आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि बच्चा कहता है हम यहाँ क्या करें, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, है ना। तो यहाँ पे जब आपका उसने टाइम के साथ उसने डिस्टेंस इक्वेशन दे दी है, तो यहाँ पे फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि रेस्ट से शुरू हो रहा है, जो वी आई टी प्लस हाफ टी का स्क्वायर है ना बेटा। अब चूंकि आपने रेस्ट से शुरू किया तो अंडरस्टूड ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपके पास टाइम के साथ वर्क डन एसोसिएट करे, और ये तभी होगा जब रेस्ट से हो, एक्सेलरेशन हो, वैसे नहीं। यहाँ पे वर्क डन ऐसे ही रहेगा, पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं तो यहाँ पे एफ आ जाएगा ब्रैकेट 1/2, और एक्सेलरेशन की जगह पे आप पुट करेंगे एफ ओवर एम, और साथ में जो आपका टी स्क्वायर था वो वैसे ही रहेगा। के मुताबिक अब आपका जो एफ है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 ये आपका एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय, मैं इसको यूं लिख देता हूँ, ये आपका एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क डन का, ये वर्क डन भी कह सकते हैं इसको वो काइनेटिक एनर्जी भी कह सकता है, इसको वो पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता है। तो वर्क डन बेसिकली कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी टाइम से एसोसिएट करें तो हम उसको इस तरह से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात फॉलो किया आपने? तो उसका मुताबिक अगर आपको वर्क डन निकालना तो निकल आएगा। देखिए बेटा, ठीक है, रेट क्लियर? ये बच्चे भी और आए हैं, मैं फिर बता दूं, मैं फिर रिपीट कर दूं, कल लेक्चर ड्यूरिंग आफ्टर टेस्ट मैंने रिकॉर्डेड में मेंशन है वो, कल मैंने ग्राफ का थोड़ा सा पोर्शन समझाया था, वो टेस्ट के एंड पे मेंशन है, तो वो उसको जरूर देख लेगा जिनका थोड़ा ग्राफ का इशू रहता है अभी, तो वो ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चले तो उसको हल करें। कैलकुलेट किया बेटा 62 रोल नंबर? ट्वेंटी नाइन आपने भी नहीं किया? बताएं क्या आ रहा है आंसर? सर 80 आ रहा। बिल्कुल ठीक है, 80 आएगा। फहद आप आ गए? यस सर। तो एफ का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 दो दफा लिख लेंगे, और टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2, और मैथ्स कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 1 दा 2 2 दा 4, तो वर्डन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 80 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन कहता है देखें आपको वर्क डन दिया हुआ, आप यही इसी की बात करें ना, आपको फोर्स दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया, थीटा निकालना है, तो वर्क डन 100 है, फोर्स भी 100 है, और डिस्प्लेसमेंट 2 है, 100 100 कट गया, ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, 1/2 आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स कर दें, कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ का लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, कि आज काफी प्रैक्टिस करनी है आपको। अ पिंग पोंग बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर, इट्स मैस 1 ग्राम है, इसका मैस कितना है 1 ग्राम,
अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है बर्डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, और दूसरा सवाल आता है बर्डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। चले बेटा, मैं बताता हूँ आपको, जब भी कभी हाइट से गिरेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा वहां पे जो बर्डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो एफ अगर मैं डी कहता हूँ तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एफ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वर्टिकल हाइट कवर कर रहा है mgh। नाउ द क्वेश्चन इज कॉस, जब आपका ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो कॉस कितना आएगा? 0। आ जाएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पहुंच गए यहाँ पे। तो उसके मुताबिक जो बर्डन बाय ग्रेविटी है, मैथ आपका दिया हुआ है 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ होता है, आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जी आपके पास 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी हाइट भी 10 है, तो अगर आप इसको हल करते हैं तो बर्डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बेटा? 1 जूल आएगा, है ना। अब सेम यही क्वेश्चन बर्डन बाय फ्रिक्शन कह रहा है, तो उसमें उसमें क्या फर्क होगा? बर्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होगा? देखें आपके पास पहले वाले केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, आपकी ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है ना बेटा, दोनों डाउनवर्ड एंगल है ना। 180 मगर यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी अपवर्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आपका जो एंगल है वो कितना आएगा? 180 आएगा। तो 180 का से -1 आ जाएगा साथ में, तो आंसर सेम आएगा, मगर साथ में क्या लगा होगा? -1 जी लगा होगा, राइट, जूल। चले इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें। रिपीट कर दें। ये क्लियर है ना बेटा सब बच्चों को? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो फ्रिक्शन हम वर्क डन बाय उसको कंसीडर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। हाँ बेटा, क्योंकि अगर पिंग पोंग बॉल है ना बड़ा लाइट वेट होती है, तो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स अपवर्ड की तरफ होगी ना, फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, वहां पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो। ठीक है, ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है आकार इज स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन बिफोर स्टॉप कवर 10 मीटर, रुकने से पहले 10 मीटर का फासला कवर करता है। तो यहाँ पे भी दो तरह के बर्डन में बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं एक बर्डन है यहाँ पे कार ऑन रोड, और दूसरा बर्डन है रोड ऑन कार। चलिए बेटा, अब बताएं क्या होना चाहिए यहां से? पहले वाले का बताएं, बर्डन कार ऑन रोड क्या होना चाहिए? जी बेटा बताइएगा। सवाल को जरा गौर से सुन लें दोबारा से। कार इज स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग फोर्स एफ 100 न्यूटन बिफोर स्टॉप्स कवर 110 मीटर। तो आपको फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो बर्डन बाय द कार ऑन द रोड क्या होगा? क्या होगा बेटा? हेलो, 29 रोल नंबर आप बताओ। जल्दी करें, टाइम कम है, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए शायद। नहीं, 0 होगा। क्यों 0 होगा? रोड इज नॉट मूविंग
एनीवेयर। इस चीज में वर्क डन तब होता है जब वो डिस्प्लेस हो। तो इस क्वेश्चन का ट्रिकी पना ये है, नहीं बेटा ये बिल्कुल नहीं, ये कार का रोड पे कोई वर्क नहीं है। जिस तरह से एक बच्चा दीवार को धक्का दे रहा हो तो क्या कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही। अगर कार का रोड पे वर्क डन, तो सेम वही केस है, क्योंकि रोड कहीं नहीं जा रहा तो वर्क डन 0 होगा। हाँ, मगर ड्यू टू फ्रिक्शन आपका रोड का कार पे वर्क होता है। देखें, आप लोग चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन में चलते हैं। अगर सरफेस ऑयली कर दी जाए तो आपका वर्डन आप नहीं चल पाएंगे, तो फ्रिक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो वर्डन बाय फ्रिक्शन है, मैं इसको बोलूंगा रोड का, वो वर्डन बाय फ्रिक्शन है, जो किसके बराबर होगा? एफ डी cos 180 आएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रही है, और यहाँ पे आ जाएगा फोर्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -1, विच बिकम्स आपके पास माइनस कितना आ रहा है? ये 1000 आ जाएगा, -1000। क्लियर पॉइंट बेटा? ये दोनों केसेस के हो गए। मैं साथ ही एक और पॉइंट करवा देता हूँ इसका। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट, सुनाता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसिंग अपवर्ड। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा इस केस में? और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? इसी का दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। तब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? और दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? जी बेटा, आप बताइए। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? सो नेगेटिव होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि आप उसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं। और अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना ये, क्योंकि आपकी फोर्स भी ऊपर है तो वो भी ऊपर है। और दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। क्या होगी? अब जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो वर्क बाय ग्रेविटी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जो भी ऊपर हमने क्वेश्चन किया है। और मगर पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब हम चलते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, एक क्वेश्चन आता है ब्रिक्स का, कि वो ब्रिक्स स्टैक कर रहे हैं ना। तो आप ब्रिक्स को स्टैक कर रहे हैं, करें। अब बताएं मुझे, आपने फॉर्मूला, आपने कहा था कि 10 ब्रिक्स हैं, वो ऊपर स्टैक कर दे 1 बाय 1, तो वर्क डन निकालें तो क्या होगा? तो आपको उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम बताए थे, W इज टू n इंटू n माइनस 1 इंटू mgh डिवाइडेड बाय 2। n नंबर ऑफ ब्रिक्स कहलाएंगी। सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कितनी ब्रिक्स है बेटा ये? 5 6 ये कितनी ब्रिक्स हैं? 7 7 है। हाँ, तो कहता है कि आपका एक पहली तो फ्लोर पे पड़ी हुई है, ठीक है,
कहते हैं आप सिंपल मुझे बताएं इसका कितना वर्क होगा, 7 ब्रिक का कितना वर्क होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एन की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस 1 mgh एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बेटा कितना आंसर आएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 6, 7 3 जा 21 mgh आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। अब मुझे यहाँ पे मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि वर्क डन 7th ब्रिक का क्या होगा। सर 0। क्योंकि पहली का वर्क डन तो 0 है, पहली का वर्क डन 0 है, तो 7th ब्रिक का जो वर्क होगा वो 1 माइनस होगा 6 mgh होगा। ठीक है, यानी कि आपसे कोई भी ब्रिक का वर्क पूछा जाए तो वो एक माइनस करके बताना है, पहली का 0, दूसरी का mgh, तीसरी का 2 mgh एंड वाली का 6 mgh। मेरी बात फॉलो किया आपने? सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे तो। देखें हम ना इसमें पहली जो ब्रिक है ना वो आपकी फ्लोर पे पड़ी हुई है। अब आपको कोई कहता है ये हाइट दी हुई है, आपको h हाइट दी हुई है, तो इसकी पहली वाली तो कोई हाइट तो कवर करनी नहीं पड़ी, तो पहली वाली तो ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो किसी हाइट पे जाएगा तो वर्क होगा ना, तो पहली वाली ब्रिक का वर्क 0। दूसरी वाली ने सिर्फ और सिर्फ अब जो दूसरी ब्रिक रखी है उसने हाइट एज कवर करके आपने उसको ऊपर रख दिया बस। उसके बाद ऐसे सीरीज चलाते जाए, फिर mgh 2 mgh एंड लास्ट वाली जो 7th ब्रिक होगी वो 6 mgh हाइट के ऊपर होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं हाइट की बात करूं तो 6h होगा ना यहां से यहां तक, तो 6 mgh बन जाएगा। तो आपकी 7 ब्रिक्स है, तो यहाँ पे n की जगह पे आपने 7 पुट करिएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला, तो आपका इजीली टोटल 7 ब्रिक का वर्क डन आ जाएगा। मगर यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया कि अगर आपको किसी भी रैंडम ब्रिक का पूछे वर्क, आपको मैथ दे दे, जी दे दे, एच दे दे, वो तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आता है, मगर कोई भी रैंडम ब्रिक दे दे 7 8, तो आपका 8 ब्रिक का जो वर्क होगा वो 7 mgh होगा। इज इट क्लियर नाउ? मैंने कल कुछ सवाल करवाए थे, मैं आज फिर से थोड़ी सी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सपोज करें आपका फोर्स है, इस पॉइंट पे 10 न्यूटन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये 5 है और ये 10 है। कहता है इसका वर्क डन निकालिए क्या होगा। मैं एक सवाल कराऊंगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि बाकी कैसे निकालना है। अगर तो दोनों एरिया ऊपर होते हैं तो पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसका एरिया, दोनों को सम कर दूंगा तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ये भी 10 न्यूटन ही है फोर्स। तो पहला ऊपर वाला एरिया तो ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 इंटू 5, और दूसरा वाला चूंकि नेगेटिव साइड में चले गए तो इसका वर्क डन होगा, ये जो रेक्टेंगल है या ट्राइंगल आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर कह लें, तो ये आपका बनेगा, नीचे वाली फोर्स 10 है एफ इंटू डी, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना कवर किया है, 5 कवर किया है, तो इसके मुताबिक ये कैंसिल आउट होकर 5 आ जाएगा। तो वर्क डन इसका आ जाएगा 25 माइनस 50, और आपका नेट वर्क डन कितना आ रहा है, -25 जूल आ रहा है। मेरी बात समझ आई बेटा? सिमिलरली यही ग्राफ है, एक सेकंड।
अब बताएं इसका बर्डन, बताएं जल्दी से, इसका बर्डन क्या होना चाहिए? 0। बहुत अच्छे, शाबाश। इसका बर्डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -20 आपका +25 एंड -25, तो नेट बर्डन 0 आ जाएगा। एक्सीलेंट। सर 0 क्यों आएगा? बेटा ऊपर वाले का पॉजिटिव, नीचे वाले का नेगेटिव, सेम एरिया है तो 0 आ जाएगा। अब ओके चाहे सर। ट्राइंगल आए, रेक्टेंगल आए, जैसे भी आए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो तो आपका होगा उसमें ऐड उसका फैक्टर। ओके, अब दूसरा पॉइंट था हमारे पास, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछता है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड के? तो क्या पहला पता है, पहला पॉइंट इसका आपको अगर वर्क डन याद हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में -mgh आ रहा था, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं, क्या मूव करवाते हैं? अगेंस्ट द फील्ड, और अलोंग द फील्ड हो तो पॉजिटिव होता है ना बेटा? हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिख लेते हैं। वर्क डन क्या था? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना बेटा? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है? 0 होता है। जैसे कि अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, बताएं इनका वर्क डन क्या आता है? इनका वर्क डन 0 आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? जिसका वर्क डन क्लोज पाथ में क्या हो? 0 हो, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इनमें से कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? मैं ऑप्शन दे देता हूं। इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, मतलब ये फोर्सेज हैं सारी की सारी, ठीक है। ये बताइएगा इनमें से कौन सी है? कौन कौन सी हैं? चलो यूं कर लेते हैं, एक नहीं है। इलेक्ट्रिक भी। शाबाश, ये आपकी दोनों जो हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेज है। नॉट अ नॉन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी नॉट और नॉन आए ना, उनको एक दूसरे के लिहाज से कैंसिल आउट कर दें, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होता है। सेम यहाँ भी हम वही रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। वर्क डन के मैंने आपको यूनिट बता दिए थे ना सारे, पहले मैंने एनर्जी के यूनिट मैंने चैप्टर नंबर 12 में भी बताया मैं। वो जो 1 अर्ज किए वो सारे, 1 कैलोरी जो होती है आपकी 4.184 जूल, है ना। चलो बेटा न्यू न्यू टॉपिक हमारा
पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या आता है? पावर के फॉर्मूले, पावर होता है W/T। अब यहाँ पे याद रखिएगा, W यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और वर्डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो आपको उसके लिहाज से फॉर्मूला है, क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, यहाँ पे अगर आपको मैथ्स की जगह किसी सवाल में मगर मैथ्स ना गिवन हो और डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो, तो इन दोनों फॉर्मूले में आप मैथ्स की जगह डेंसिटी टू वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। पावर का यूनिट वॉट होता है, जो कि जूल पर सेकंड आता है। और आपको पता होना चाहिए 1 HP जो होता है 746 वॉट के बराबर है। इसके बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, पावर जो होता है वो F.V होता है। तो जो मैंने वर्डन के लिहाज से हमने सवाल किए हैं, वो इन दोनों के लिहाज से भी सारे के सारे सवाल एप्लीकेबल हैं। और एरिया अंडर फोर्स एंड वेलोसिटी ग्राफ के भी सेम सवाल आएंगे और वो पावर रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ आई बेटा आपको? Yes, sir. यानी कि मैं यही सवाल अगर करता हूं, तो यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, ठीक है। और वर्डन की जगह मैं लिख दूंगा पावर। सेम यहाँ भी ये वेलोसिटी कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा। और सेम एज इट इज जो आपने डॉट प्रोडक्ट के सवाल किए हैं इसके, और ये भी मैक्सिमम वाले भी सब का सब यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। इधर गए सवाल लाइक दिस वन। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेम आंसर है, मगर यहाँ पे वर्डन की जगह पे क्या लफ्ज आ जाएगा। ये बात फॉलो करें ना आप सारे बच्चे? ठीक हो गया बेटा? ये हमने बड़ी जल्दी से जान छुड़ा दी। चले क्वेश्चन देखते हैं, असल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। कहते हैं a boy carries cement of 10 kg to a height of 10 मीटर, ठीक है। in 10 minutes another boy carries same cement in 5 minutes. Ratio of their work done, बताएं रेशियो ऑफ देयर वर्क डन क्या होंगे।
जी बेटा। हेलो। वर्डन सेम होगा, एक्सीलेंट। तो वर्डन के जो रेशियो होंगे, वर्डन 1 रेशियो वर्डन 2, वो 1 रेशियो 1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि वर्डन तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता आपका, वो तो डिपेंड करता है किस हाइट पे लेके गए हैं। ठीक है, मगर जब आप बात करेंगे पावर की, पावर वेरी करेगी। पावर होता है mgh/t और टाइम के साथ पावर का रिलेशन इनवर्स है ना बेटा। तो पावर का आपने फॉर्मूला यूज करना है, mgh/t यूज करेंगे दिस वन। तो आप कहेंगे ये पावर है आपकी। बस यहाँ पे आपने सिर्फ टाइम के साथ रिलेशन देखना है, P1। अगर तो डाटा कैलकुलेट करेगा, पावर कैलकुलेट करें, P1 अलग या P2 अलग, तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मगर पावर का और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो T2 कितना है, 5 है, और ये कितना है, 10 है। तो पावर रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। यानी कि पहले वाले बंदे की पावर 1 है, दूसरे की पावर ट्वाइस है उससे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? हेलो, मेरी बात आ रही है ना बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें जरा इसी के साथ। चलिए बेटा, कहता है बॉय कैरीज 10 सीमेंट ऑफ 10 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर एंड 40 मीटर लॉन्ग स्टेयर्स। इस वर्क डन बताएं क्या होगा। बेटा वर्डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता ना, तो दोनों का चूंकि वो सेम हाइट पे ले गया है, तो वर्डन तो mgh ही होता है ना, W = mgh होता है। तो दोनों का जो वर्क है वो mgh के लिहाज से देखें सेम आएगा। टी पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना टाइम पे। ठीक है, चले अब यहाँ पे आइए, जल्दी करें बेटा, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी रिस्पॉन्ड करें। बॉय कैरीज सीमेंट ऑफ 10 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर एंड 40 मीटर लॉन्ग स्टेयर्स। इट्स वर्क डन बताएं क्या होगा। फॉर्मूला बताएं। किसी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, एक बच्चे ने। W का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू, बात आ रही है बेटा? मैथ कितना है यहाँ पे, 10 है। G कितना है, 10 है। और हाइट कितना है, 10 है। याद रखिएगा ये जो 40 मीटर मैंने लिखा है ना, ये जो वहां पर 40 मीटर लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो वो जितना मर्जी लॉन्ग हो जाए तो उस पर तो वर्क डिपेंड ही नहीं करेगा। वो तो सिर्फ आपका, जो कि यहाँ पे आप हाइट के लिहाज से देख रहे हैं, तो हाइट का वर्क होगा जो कि mgh होगा। इज इट क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी है। बस किसी भी पुलिस नहीं बाल को इधर जान लेने से क्या एक काफी चलिए बेटा, आखिरी आर्टिकल हमारा इसके बाद ये इसका एक रह जाएगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है कि आपके पास
जो भी वर्क होता है किसी भी चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। वर्क डन का मतलब डेल्टा के ई का मतलब वो क्या होगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ, इसके थोड़े टेक्निकल सवाल आते हैं। दूसरा आता है अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए वो हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। एंड लास्ट आपके पास एक और एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका सवाल भी आया हुआ है, लास्ट ईयर का यूएचएस के क्वेश्चन में था, जिसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर कर लेते हैं माइनस हाफ नहीं हो के एक्स और वन का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है बेटा, साका वक्त तासुर के बाद वो पड़ता है, असर पड़ता है। तो हम लोग जब वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद भी पूरा समझता है चेंज बेटा इसका माइक को बंद कर लिया था। और वर्क डन किसके बराबर आएगा यहाँ पे, एफ डी। एफ डी को हाफ एम पी स्क्वायर से भी कंपेयर कर सकता हूँ और एम जी एच को, यानी कि सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेबल है। ये सारी चीजें मैं इनको सबको रिलेट कर सकता हूँ। मुझे मैं बताने लगा अब मैं आपको, जी बेटा पूछेगा, कोई सवाल है? अब क्या बेटा तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपने ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है लोडेड एंड अनलोडेड बस। वो जाके बेंच पे बैठ गए, लेकिन बेंच पे नहीं अगर लोग आके बैठे उठा दिया पीछे वो जाके वो जो है ना लोग सेम काइनेटिक एनर्जी, भैया के पास ये कौन से बॉडीगार्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय लोडेड एंड अनलोडेड बस। मैं एक किसी का माइक ऑन है, एक सेकंड रुकिएगा। चले अब देखिए, अब ठीक है सर। कहता है लोडेड अनलोडेड बस है। ठीक है, बस लिखना था, एक लोडेड बस है, एक अनलोडेड बस है। ठीक है, कहता है आपके पास सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हुए जा रहे हैं, स्टॉप बाय सेम रिटार्डिंग फोर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोडेड एंड अनलोडेड बस क्या होगा? यहां पे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एफ डी हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम कह दी तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे F1 D1 कह देते हैं और F2 D2, और उसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो ये फैक्टर तो कट गया। और अगर आपको गौर से देखें, उसने कहा है सेम फोर्स भी सेम रखी है, तो फिर D1 किसके बराबर आ जाएगा, या D1 ओवर D2 का अगर मैं रेशियो ले लूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 1:1 के बराबर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर वर्टिकल लेंथ जस्ट इन केस गिवन हो तो उसको हम हाइट कंसीडर करेंगे कुछ एमसीक्यूज में? किस एमसीक्यू में बात कर रहे हैं आप? अगर लाइक हमें मतलब किसी भी एमसीक्यू में वर्टिकल हाइट गिवन हो, हाँ जी, तब उसको हम एमजीएच में पुट करेंगे या मतलब नहीं करेंगे? क्योंकि बिल्कुल आप डेफिनेटली करेंगे। वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल है। ठीक है, तो सर वर्टिकल लेंथ को भी एक तरह से कंसीडर नहीं कर सकते हाइट? वर्टिकल नहीं, जब लॉन्ग कहता है ना, जब लॉन्ग कहता है, ये लॉन्ग होता है और ये हाइट होता है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल होता है, वो लेंथ कहते हैं। ठीक है, और हाइट वर्टिकल को कहते हैं। तो लेंथ स्ट्रेट या लॉन्ग है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास 3 गाड़ियां,
मैं खुद ही बनाता हूँ, इससे अच्छी तरह खुद बना लूंगा। चलो बेटा, ये 3 गाड़ी है। पहले आपके पास ये 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी रेस्ट पे था, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुआ, एंड देन हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट ए की गाड़ी है, ये पॉइंट ए पे है, ये बी पे है और ये सी पे है। कहता है आप एक काम करें, आप रेशियो निकालें, अगर जो एनर्जी लगी है इसको ए से बी जाने में, उसका रेशियो लें एनर्जी का बी से सी जाने में। ये आपने फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा? तो यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मींस इट हैव अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर लगेगा ना बेटा। है ना बेटा? तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हाफ मैथ को मैथ रहने देता हूं। पहले वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी था 0, ये तो काम खत्म हो गया। हाफ एम, इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 लिख दूंगा। दूसरे में मैं हाफ एम कॉमन ले लेता हूं, या अगर ना भी ले तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर करूं 400 आ जाएगा। और फिर इसका जो इनिशियल था वो 10 था, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, अगर मैं कहूं इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लें, तो बेटा वो कितना बनना चाहिए यहाँ पे 300, है ना बेटा? और ये हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में बोलूंगा कि ई ए बी 3 टाइम्स है एनर्जी बी टू सी में, यानी कि बी से सी में कितने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई, 3 टाइम्स ऑफ ए बी काइनेटिक एनर्जी, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। इज इट क्लियर बेटा? देखें सवाल समझ में आई हो रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये दोबारा बता दें। कहता है हमारे पास अगर गाड़ी मूव करती जा रही है ए से बी और बी से सी, तो पहले देखें, पहले काइनेटिक एनर्जी का इसमें कितना चेंज आया वो ज्यादा है, और यहाँ 10 से 20 जाने में चेंज आया वो ज्यादा है। तो पहले आप इन दो का डिफरेंस लेंगे काइनेटिक एनर्जी का, जो मैंने यहाँ फॉर्मूले में डाला है, और इसकी तो रेशियो तो 0 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिया। ठीक है, उन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, तो वी एफ पहले का तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, इसका जो वी एफ है ये है 20 का स्क्वायर 400 होगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100। फिर आपने इसको हाफ एम 400 माइनस हाफ एम 100 करेंगे तो हाफ एम 300 आ जाएगा। हाफ से हाफ कटा तो 100/300, 2 कटा 1/3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3ab यानी कि एनर्जी बी से सी जितनी प्रोड्यूस हुई है वो थ्राइस है ए से बी तक के लिए, मैथमेटिकली जितना बना हुई। ठीक हो गया? एक और क्वेश्चन देखें, ये आगे क्वेश्चन है इस पॉइंट का। सबको वॉइस इशू आ रहा है सबको? एक मिनट रुकिएगा, बात बेटा तो बाकी का देखिएगा। यस सर आ रहा है। एक मिनट मुझे बताएं यस साहब। सर। अभी देखिए, अभी ठीक है? जी बेटा देखिएगा, अभी बात सही आ रही है? थोड़ी दूर से महसूस होगी आते हुए, मगर आपकी यस बात सही सर। आ रही है। आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, मैंने अपने वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, अच्छा देखें, अब कहता है आपके पास 2 गाड़ियां ये मूव करते हुए जा रही है स्ट्रेट रोड पे, और दोनों को सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाई। सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाई, सामने को सपोज करें कोई सिग्नल आ गए,
और ये जो सिग्नल है आपका ये रेड हो गया, ठीक है। जब सिग्नल रेड हुआ तो इस मीन टाइम में इसने 100 मीटर का फासला कवर किया, जिसने डिस्टेंस कवर किया कितना है 100 मीटर। कहता है कि इसकी स्पीड अब 20 थी, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इफ रिटार्डिंग इज सेम। अगर सेम रिटार्डिंग फोर्स है तो सेकंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा सिंपल सा सवाल है ये, आप यूज करेंगे एफ डी हाफ एम बी का स्क्वायर। 2 दफा फॉर्मूला यूज कर लें। इसको डिवाइड कर दें, चूंकि उसने कहा है सेम रिटार्डिंग फोर्स है, तो फोर्स तो आपकी रिटार्डिंग फोर्स सेम हो गई, d1 d2 v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। देखें रिटार्डिंग फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, हाफ एम बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस 2 फाइंड करना है, तो बाकियों को उल्टा पुलट कर दें, d1 इंटू v2 का स्क्वायर हो जाएगा और v1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा d2। तो आप सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपको आंसर आ जाएगा। d1 कितना आपके पास 100 था, v2 था आपके पास 20 का स्क्वायर विच बिकम्स 400 और v1 10 का स्क्वायर विच बिकम्स 100। तो कैंसिल आउट होगा तो d2 कितना फासला तय करेगा आपका 400 मीटर फासला तय करेगा। उसकी स्पीड चूंकि डबल है, तो इसका शॉर्टकट आपने याद रखना है कि डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के। तो आपके पास अगर अब आपने देखें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन देखें, स्पीड डबल हुई है, स्पीड डबल हुई है तो डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ कि अगर आपका स्पीड डबल हो रही है तो डिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगा 4 टाइम बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ स्पीड अगर आपके पास हाफ हो गई है तो जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम कम हो जाएगा। ये हमने इसको इस तरह से शॉर्टकट पढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको पूरा हल करके बता दिया, वो एक अलग बात है, राइट। ठीक है बेटा, देखिए कोई पॉइंट है इसमें। अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे जाए और कहा जाए काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हेजिटेट मत होइएगा, सिंपल एफ इंटू डी लगाएं, काइनेटिक एनर्जी ही आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस ओके गुड। चले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एक पॉइंट पे चलते हैं आगे। ये वर्क डन 1 है, ये वर्क डन 2 है, ये एफ डी का ग्राफ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ किसका वर्क डन ज्यादा है। आपने एरिया अंडर द ग्राफ देखना होता है। अगर मैं W1 का एरिया अंडर द ग्राफ करूं तो उसके नीचे वाला हिस्सा होगा और W3 का एरिया अंडर द ग्राफ उसके नीचे वाला हिस्सा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो W3 का बर्डन ग्रेटर होगा W2 से और उसका ग्रेटर बर्डन होगा W1 से, ठीक है। सर ये एक्सप्लेन कर दो फिर से जरा। अब देखें जो जितना ऊपर ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उसका एरिया ज्यादा होगा और जो जितना करीब होगा उसका एरिया अंडर द कर्व उतना कम होगा। तो इसके मुताबिक W3 जो है वो ऊपर वाले हिस्से में, तो उसका वर्क ज्यादा होगा, उसका एरिया अंडर द ग्राफ वो ज्यादा होगा, ठीक है। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा आपने?
पहला तो आपने फॉर्मूला याद रखिएगा, -G mm/r। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो आपको ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने में जो काम आए उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यहाँ जहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे चले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जब r आपका इन्फिनिट हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है ना बेटा। 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। और अगर r आपका इंक्रीज कर रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? वो भी इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वो लेस नेगेटिव हो रही होती है, जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 20 में एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ा था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। r इन्फिनिटी u जीरो, चूंकि वहां पे यहाँ भी लिख दें, वहां पे चूंकि ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं साथ ही इसका एक पॉइंट है आपका एस्केप वेलोसिटी का। वो आपका कम से कम वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। उसका फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? v = √2gr। और जो उसकी वैल्यू आपने निकाली हुई 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आता है, एलिफेंट एंड रैबिट व्हिच नीड escape, किसको escape velocity ज्यादा चाहिए होगी? बताइए। एलिफेंट सेम होगी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, राइट? ये मैथ पे डिपेंड नहीं करती। अब आ जाए, कुछ हमारे पास फॉर्मूले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसके। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये इसके कुछ सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका हम शॉर्टकट फॉर्मूले को हल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट आप देखें क्या है। जो आपका आपने एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जो शॉर्टकट है वो है 1 ± p का होल स्क्वायर -1। यानी कि अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस यूज करेंगे, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस यूज करेंगे। और अगर मोमेंटम की बात आती है तो √1 ± e × -1। तो यहाँ पे अब मैं इसको सवाल करवाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ बेटा, जब दोनों इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे, जब दोनों डिक्रीज होंगे तो नेगेटिव। मैं दोनों की एक एग्जांपल कराता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 44%। सवाल में ऐसे देगा तो इजीली कैलकुलेटेबल हो। इट्स इंक्रीज क्या होगा? पहला क्वेश्चन, देखें तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में 1 प्लस यहाँ पे 44% को हम 0.44 लिखेंगे। मैंने सॉरी मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है, मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। तो मोमेंटम जब आपने निकालना है 1 प्लस 0.44 लिखेंगे। और 0.44 का मतलब होता है 1.44 हो जाएगा। और आपको पता है कि 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है। तो इसके अंदर हम इस तरह से रूल बनाते हैं कि 144 का रूट 12 है, तो आप 12 लिखेंगे और डेसिमल वापस लगा देंगे। तो वहाँ पर इसका 1.2 माइनस करेंगे तो खाली 0.2 आ जाएगा।
और इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20% इसका आंसर बन जाएगा। मेरी बात फॉलो किया आप लोगों ने? सेम क्वेश्चन अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ, इसमें उल्टा कर रहा हूँ। कहता है कि मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने बनाए हैं। जो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा ना, p²/2m वाला, तो यहाँ पे देखें आपने इससे कहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही 44%, तो यहाँ पे आपने एनर्जी की जगह पे 0.44 लिख दिया, 44%, ये 1.44 बन जाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस। तो अब 144 का रूट होता है 12, तो अब दाहिने पता है पॉइंट लगा हुआ है तो 0.7 वापस आ जाएगा, इसके 1.2 होगा। 1.2 माइनस 1.2 और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 20%। सेम अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर था ना, और पी इज 20% है। देखें 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिक्रीज हो रहा तो माइनस लगाएंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस लगाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखें 8 का स्क्वायर 64 होता है ना बेटा, चूंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट हम वापस लगा देंगे -1, और 0.64 को -1 से वापस करेंगे, माइनस करेंगे तो 0.36 आएगा। नेगेटिव साइन डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, और ये 36% बन जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ये बेटा? लास्ट हमारा आर्टिकल है आज का, इंटर कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहला पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, हम यहाँ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, यहाँ पे दो चीज़ें, एक आप कहते हैं फॉलिंग का केस है, तो आप कहते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो बराबर होते हैं, मगर जब यहाँ पे बात करते हैं तो साथ में आपको यहाँ पे प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि जब आप नीचे गिर रहे होते हैं तो आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा होता है। तो ये बात फॉलो किया आपने? ठीक है बेटा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m/2 mv का स्क्वायर तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। फर्क क्या आएगा, यहाँ पे आपका प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो कि F इंटू हाइट, क्योंकि फॉल करा तो आप वर्क डन FD होता ना, मगर यहाँ पे H यूज करेंगे। ये था फॉलिंग का केस। अब था दूसरा बात है राइजिंग का केस। आप में सिर्फ एक ही केस है फॉलिंग का, तो यहाँ पे बेसिकली जब राइज कर रहे होते हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है इक्वल्स टू गेन इन एनर्जी आता है। ठीक है, और सेम यही चीज जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बताएं यहाँ पे एक टर्म एडिशनल आएगी, क्या आएगी वो, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, हाफ m v का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। क्वेश्चंस बनी आती है, ध्यान दीजिएगा, वो आगे पीछे कर देते हैं।
FH। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताइए, क्लियर है पॉइंट ये बेटा सब बच्चों को? अब हम इसके एक दो सवाल देखते हैं ताकि फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कहता है a ball is dropped from height 10 meter at height of 6 meter, its kinetic energy and potential energy। जी बेटा बताइए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये H1 क्या लें, 10 मीटर है, और ये सरफेस से हाइट इसकी कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा, जाहिर बात है जब आपके पास ड्रॉप की है, जब ड्रॉप की है तो ये जो 4 मीटर जो उसने कवर किया ना, ये जो 4 मीटर कवर किया है, ये इसकी किस में कन्वर्ट हुआ होगा? ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी में, है ना बेटा? और जो रिमेनिंग है ये क्या होगा इसका? जो रिमेनिंग है ये क्या होगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, mgh यूज करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे mgh। मगर ये mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट रहेगी वो है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे mgh माइनस h2 करेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 mg आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 mg आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। मेरी बात फॉलो की बेटा आप लोगों ने? यस सर। चले बेटा एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको आज का हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टाइमली हमारा मैनेज हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, मैं इसको दो हिस्सों में करूंगा। मैं कहता हूँ एक ये बॉल है, ये रोल डाउन होके इधर पहुंच जाती है। देखें अगर तो हाइट कम हो रही है तो आपको अंडरस्टूड है कि जो आपका कुछ वर्क ज़ाया होगा फ्रिक्शन में, रिमेनिंग आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जितनी हाइट बचेगी तो आप हाइट का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। मगर सवाल ये नहीं है, इस तरह के सवाल भी आते हैं, मगर मैंने वो जल्दी में बता दिया आपको हल्का सा। सपोज करें मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ इसके पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, रास्ते में जाते हुए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ 20 जूल से वहां जाया कर दी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है कहता है यहाँ पे बताएं, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी बची होगी बकाया। टोटल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी बची होगी बेटा? सर 80 कितनी बची होगी? 80 देखें यहाँ भी टोटल एनर्जी दोनों का सम है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 आएगा फिर। बहुत अच्छे।
90 आएगा बेटा। तो टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगा आपके पास 110 माइनस 20 इज इक्वल टू 90 जूल। ठीक हो गया पॉइंट ए। असल में क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है, सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पर दी हुई है 50 जूल। तो कहता है इस पॉइंट पे बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ऊपर वाला सवाल इस सवाल को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए था ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बताएं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जी बेटा बताइएगा। तो देखें वो अंडरस्टूड है ना। टोटल एनर्जी मैंने 20 जूल आपने माइनस किया, 90 रह गया। अगर 90 में से मैं माइनस कर दूं 50 तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखा जाए तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी यही है ना। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी यही है ना बेटा। टोटल एनर्जी आ गई 90 जूल, उसमें से 50 जूल अगर पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 40 कितनी होगी बेटा। 40 जूल होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपका आज का ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।